नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि निरंतर आज से आपकी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं कहानी के विषय में। तो देखिए, कहानी का उद्भव हिंदी में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लगभग 1857 ईस्वी के बाद कहानी लिखने की प्रेरणा मिली लेखकों को, लेकिन कोई यथातथ कहानी प्रकाश में नहीं आ पाई है। किंतु उसे जानने से पहले सबसे पहले हम इस बात का प्रयास करते हैं कि कहानी शब्द कैसे आया है। तो देखिए, कहानी शब्द आधुनिक हिंदी साहित्य में अंग्रेजी के स्टोरी के अनुवाद के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। उससे पहले चाहे संस्कृत साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, इसमें कथाएं होती थी, ऐतिहासिक पुरुषों की आख्यायिकाएं होती थी, किंतु कहानियां नहीं होती थी। कहानी अर्थात जो कम शब्दों में कही जाए उसे कहानी कहा जाता है। यह व्याख्या अंग्रेजी साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य में विकसित हुआ है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कहानी को किन किन नामों से हम लोग जानते हैं। तो कहानी को मुख्यतः 4 नामों से जाना जाता है, अर्थात कहानी के 4 पर्यायवाची हैं। पहला कहानी तो है ही, कथा भी कहा जाता है, आख्यायिका भी कहा जाता है और गल्प। बंगला में गल्प कहा जाता था, किंतु यहाँ भी 3 और नाम। कहानी तो साहित्यिक नाम है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक कहानी नाम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कथा, आख्यायिका और गल्प। अब एक आधार पे हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि कहानियों का उद्भव कैसे हुआ। अब बचपन में आप रहे होंगे तो दादी नानी की कहानियाँ खूब प्रचलित रही होंगी, पंचतंत्र की कहानियाँ प्रचलित रही थी, लेकिन वो सब कथाएं थी। कथा का अर्थ ये है कि पौराणिक अर्थात देवी देवताओं से संबंधित बातों का विवेचन कथा के अंतर्गत होता है। आख्यायिका अर्थात इतिहास के राजा महाराजाओं की कहानियाँ या इतिहास के प्रसिद्ध पुरुषों जैसे चाणक्य, धन्वंतरी आदि के विषय में जब लिखा जाए तो वो आख्यायिका है। गल्प अर्थात बंग देश के निवासियों पर लिखी गई कहानियाँ गल्प कही जाती हैं। तो ये रही कहानी की बात। अब हम चलते हैं कहानी की परिभाषा पर। कुछ लोग किहनी से कहानी का अर्थ जोड़ते हैं, यानी विद्वान लोग कहते हैं कि जो दादी नानी कहानियाँ कहती थी उसी को देख करके किसी लेखक ने एक कहानी लिख दिया, वहीं किहनी कहानी बन गई, किंतु ये बात केवल एक कोरी कल्पना है। चलिए कहानी शब्द का अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात कहानी का अर्थ होता है जो कुछ कहा जाए। जो कुछ कहा जाए वो क्या है? कहानी है। कहा जाए और वो भी कथात्मक रूप में, रुचिकर रूप में यदि कहा जाए तो उसे कहानी कहते हैं। कहानी साहित्य की सभी विधाओं में सबसे पुरानी विधा है। उससे पहले, कहानी से पहले लेखन में और किसी भी विधा का विकास नहीं हुआ था। गद्य साहित्य की बात की जाए तो, अब क्योंकि नाटक की आप बात करेंगे कि सर नाटक पहले लिखा गया, तो जो नाटक लिखा गया वो संस्कृत के आधार पर लिखा गया, आधुनिक ढंग पर नहीं लिखा गया, वैश्विक साहित्य का अनुकरण करके नहीं लिखा गया। इस वजह से कहानी को आधुनिक ढंग की पहली विधा भी माना जाता है। अनेक विद्वानों ने कहानी की अपने अनुसार व्याख्या की है और परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार का। किसका? चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने कहानियों की जो परिभाषा दी उसको पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने ये बताया कि कहानी वह है जिसमें घटनात्मक
इकहरे चित्र का नाम कहानी है। घटनात्मक इकहरे चित्र का नाम कहानी है। किसने कहा? चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने कहानी को सबसे पहले परिभाषित किया कि जब घटना का एकलौता चित्रण हो तो वो क्या है? कहानी है। यानी घटना का छोटा सा चित्रण रुचि के अनुसार जब चित्रित किया जाए तो वो क्या है? कहानी है। ऐसा किसने कहा? चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने कहा। अब फिर इसके बाद दूसरी परिभाषा देने वाले आलोचक या कहानीकार हैं जिन्होंने कहानी को परिभाषित करने का प्रयास किया है, तो वो हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा कि कहानी ध्रुपद की तान है। कहानी ध्रुपद की तान है। ध्रुपद अर्थात ऐसे पद जिसे पढ़ करके हम महफिल को शुरू करते हैं। अपनी माधुर्य संपूर्ण प्रतिभा कहानीकार दिखाने का प्रयत्न करता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर हम गीत सुने आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उतना केवल 5 या 10 मिनट की कहानी हम पढ़ लें और हमें हर्ष की अनुभूति होने लगे, वही कहानी है। इसीलिए प्रेमचंद ने क्या कहा कि कहानी ध्रुपद की तान है। इसके बाद प्रेमचंद अपने अगले लेख में बताते हैं कि कहानी गल्प, कहानी या गल्प एक रचना है। कहानी या गल्प एक रचना है। कैसी रचना है? जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभाव, जिसमें जीवन के किसी अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो देखिए, पहले तो प्रेमचंद ये बताते हैं कि यह ध्रुपद की तान है और ऐसी रोमांचकारी तान है कि रात भर आपको गीत सुनने पर उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितना एक कहानी को सुनकर आपको प्रसन्नता होगी। ये इधर इन्होंने बताया। फिर अपने दूसरे लेख में ये बताते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी लेखक इस बात को लेकर प्रदर्शित करता है कि जीवन के किसी एक अंग पर कैसे आपको फैसले लेने हैं, उस बात की चर्चा ये करता है। फिर इसके बाद अगले आलोचक आए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यानी अज्ञेय जी आए और अज्ञेय जी ने कहानी को कुछ इस रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी का यंत्र है। कहानी क्या है? कहानी एक सूक्ष्मदर्शी का यंत्र है। यानी इन्होंने कहानी को बताया कि कहानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के, जिसके नीचे मानव अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं।
दृश्य खुलते हैं। तो अज्ञे जी ने ये बताया कि सूक्ष्मदर्शी यानी जैसे सूक्ष्मदर्शी से छोटी छोटी वस्तु भी देखी जा सकती है, उसी तरह से कहानी भी जीवन के और मानव के छोटे से छोटे अस्तित्व का चित्र प्रस्तुत कर देती है। इसके अलावा एक जगह इन्होंने और कहानी को परिभाषित किया और बताया कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है। कहानी जीवन की प्रतिछाया है। एक ये भी परिभाषा याद रखिएगा कि कहानी जीवन की प्रतीक्षाया है। ये किसने कहा? अज्ञे ने कहा। कहानी सूक्ष्मदर्शी का यंत्र है जिसके नीचे मानव अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं, अज्ञे जी ने कहा। कहानी ध्रुपद की तान है, प्रेमचंद ने कहा। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का प्रमुख उद्देश्य होता है। ये किसने कहा? प्रेमचंद ने। घटनात्मक गहरे चित्र का नाम कहानी है। ये किसने कहा? चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने। इसके बाद और भी आलोचक हैं, राधा कृष्ण दास। इन्होंने कहा, राधा कृष्ण दास ने कहानी को परिभाषित करते हुए कहा कि कहानी में सौंदर्य की भावना का रस है। यानी कहानी क्या है? सौंदर्य की भावना का रस है, ऐसी कहानी होती है। इसके बाद नलिन विलोचन शर्मा आते हैं। नलिन विलोचन शर्मा ये बताते हैं कि कहानी क्या है? तलवार की धार पर धावना है। जैसे तलवार की धार पर कोई चले और तुरंत उसे चोट लगती है और रक्त का प्रवाह होता है, ठीक उसी तरह से अगर कोई कहानी पढ़ता है तो उसे तुरंत उत्तेजित होने का अवसर मिलता है और वह जीवन जीने की कला के विशेष अंग को सीखता है। ठीक इसके बाद श्याम सुंदर दास आते हैं। अगले आलोचक हैं श्याम सुंदर दास। ये कहानी की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य लेकर नाटकीय प्रभाव का आख्यान है। यानी ये कहानी को आख्यायिका के रूप में देखते हैं। मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि कहानी को कथा, आख्यायिका और गल्प, इन 3 अन्य नामों से भी हम जानते हैं। तो श्याम सुंदर दास इसका नाम देते हैं कि ये कहानी नहीं, ये आख्यायिका है जो एक निश्चित लक्ष्य लेकर, कोई एक निश्चित बिंदु को लेकर नाटकीय प्रभाव का प्रकाश प्रस्तुत करती है। फिर इसके बाद हम विदेशी कुछ विचारक हैं उनके सिद्धांतों पर चर्चा करें। उससे पहले 2 और हैं, जैनेन्द्र और नलिन विलोचन हो चुके हैं। केवल जैनेन्द्र द्वारा दी गई कहानी की परिभाषा। जैनेन्द्र के अनुसार कहानी की परिभाषा, देखिए जैनेन्द्र ने कहानी को किस तरह से परिभाषित किया उसे देखते हैं। कहानी एक भूख है। इन्होंने कहा कि कहानी की तुलना किससे की? भूख से। अर्थात जैसे हमें भूख लगती है और हम उसे मिटाने का प्रयत्न करते हैं, उसी तरह से यदि हम कहानी पढ़ लिए तो हमारे अंदर एक भूख जागृत होती है। इसी की चर्चा करते हुए जैनेन्द्र जी लिख रहे हैं, जो
जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। अर्थात कहानी की तुलना भूख से, और जैसे भूख लगती है तो हम भूख के निदान के लिए भोजन करते हैं, उसी तरह से कहानी पढ़ने की जब भूख आती है तो हम निरंतर समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने समस्या आई, ठीक उसी तरह की कहानी खोजेंगे और समाधान प्राप्त करके वैसे हम अपना जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद अंतिम भारतीय विचारक हैं, हालांकि आगे भी लिखेंगे, जयनाथ नलिन। यानी 8 विचारकों ने कहानी की परिभाषा दी है और उसे आपको याद रखना है, क्योंकि कई किताबों का अध्ययन करके तब यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है। ये बताते हैं जयनाथ नलिन, कहानी कल्पित रचना होते हुए भी जीवन के तत्वों, असत्यों, के नींव पर खड़ी होकर महानतम जीवन सत्य को उद्घाटित करती है। तो ये रही भारतीय विचारकों के अनुसार कहानी की परिभाषा। एक दो विदेशी विचारक हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगर विस्तृत उत्तरी में पूछा जाता है कि कहानी किसे कहते हैं, या नेट, जीडीसी, जीआईसी की परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें आपको एक प्रोफार्मा मिल रहा है, जिसे आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अब विदेशी विचारकों की परिभाषाओं को पढ़ेंगे। इसके बाद एडगर एलन पो ने कहानी को परिभाषित करने का प्रयास किया, तो उनकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, कहानी वह छोटी सी आख्यानक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके। और आगे कहते हैं, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न कर सके। फिर आगे कहते हैं, और जो अपने आप में पूर्ण हो। इतनी बड़ी परिभाषा देते हैं कि कहानी वह छोटी सी रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, यानी कम समय में पढ़ा जा सके, और जो पाठक पर समन्वित प्रभाव। ऐसा नहीं कि कहानी पढ़ लिए और कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है, नहीं, कहानी की भाषा शैली, देश काल, वातावरण इतना रोचक हो कि वो पाठक पर प्रभाव उत्पन्न करे, और इसके अलावा वो अपने आप में भी पूर्ण होनी चाहिए। ऐसी कहानी पाठकों को पर प्रभाव डालती है। इसके बाद
वाकर हैं। फिर इसके बाद 9वें 10वें वाकर। वाकर क्या कह रहे हैं? वाकर कह रहे हैं जो कुछ समय करे वही कहानी है। यानी जो कुछ समय करे उसे ही कहानी कहा जाता है। जो समय चल रहा हो उस पर जब लेखक लिखे तो वो क्या है? कहानी है। इसके बाद अगले आते हैं ब्लूटेज हेमिंगटन। इसके बाद अगला कहानी की परिभाषा है द एम ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज टू। ऑफ ए द एम ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी SHORT शॉर्ट स्टोरी is to produce single effect 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 with the greatest economy of words इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। ब्लूटेज हेमिंगटन ने कहा कि द एम ऑफ कहानी का लक्ष्य क्या है? शॉर्ट स्टोरी का अर्थ कहानी है कि कहानी का लक्ष्य क्या है? एम यानी लक्ष्य, शॉर्ट स्टोरी यानी कहानी। प्रोड्यूस द सिंगल इफेक्ट यानी अचानक में एकलौता ऐसा प्रभाव है जो ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, जो शब्दों का विशेष क्रम होता है, पूरे संसार का विशेष क्रम जो होता है वो कहानियों में ही निर्धारित होता है और कहानी का ही यह प्रमुख लक्ष्य होता है। तो आज कहानी की परिभाषा में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें याद करना है कि कितने कहानीकारों ने, अगर आपसे कभी पूछा जाता है प्रश्न कि हिंदी के कितने कहानीकार हैं, हिंदी के कितने कहानीकारों ने कहानी की परिभाषा दी है, तो देखिए चंद्रगुप्त विद्यालंकार 1, प्रेमचंद 2, अज्ञे 3, राधा कृष्ण दास 4, श्याम सुंदर दास 5, जैनेन्द्र 6, जयनाथ नलिन 7, नलिन विलोचन शर्मा 8। आप लिख देंगे कि कुल 8 कहानीकारों ने कहानी की परिभाषा दी है, क्योंकि आजकल क्रम पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। तो क्रम अगर आएगा तो क्रम के अनुसार आप उम्र के अनुसार निर्धारित कर लेंगे, अथवा जिन्होंने सबसे पहले कहानी की परिभाषा दी है उसका क्रम भी मैंने क्रम से ही आपको परिभाषित किया है। यहाँ थोड़ा सा क्रम उल्टा हो गया कि चौथे नंबर पर राधा कृष्ण दास ने कहानी को परिभाषित किया। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं, 5वें नंबर पर नलिन विलोचन शर्मा आते हैं। फिर इसके बाद 6ठे नंबर पर श्याम सुंदर दास ने परिभाषित किया, 7वें नंबर पर जैनेन्द्र ने और 8वें नंबर पर जयनाथ नलिन ने कहानी को परिभाषित किया है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा। एक बार फिर से हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस कहानीकार ने कहानी की क्या परिभाषा दी है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने कहानी को किस रूप में परिभाषित किया कि घटनात्मक गहरे चित्र का नाम कहानी है। घटनात्मक गहरे चित्र का नाम कहानी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रेमचंद आए। प्रेमचंद ने कहा
कि कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं होता। फिर इसके बाद एक और परिभाषा प्रेमचंद जी देते हैं कि कहानी एक रचना है जो जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। फिर इसके बाद गे जी आया। गे जी ने परिभाषा दी कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है, जीवन और स्वयं की एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है। फिर इसके बाद आए राधा कृष्ण दास। इन्होंने कहा कि कहानी में सौंदर्य की भावना का रस है। फिर इसके बाद नलिन विलोचन शर्मा आए। श्याम सुंदर राधा कृष्ण दास के बाद नलिन विलोचन शर्मा आए। नलिन विलोचन शर्मा ने कहा कि कहानी क्या है, तलवार की धार पर धावना है। फिर इसके बाद आए श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने कहा कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य का प्रभाव लेकर नाटकीय आख्यान है। आख्यायिका एक निश्चित प्रभाव लेकर नाटकीय आख्यान है। इसके बाद जैनेन्द्र आए। जैनेन्द्र ने परिभाषा दिया कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान खोजती है। फिर इसके बाद इनके बाद कौन आए? इनके बाद आए जयनाथ नलिन। अंत में जयनाथ नलिन ने कहा कि कहानी कल्पित रचना होते हुए भी जीवन के तत्वों सत्यों की अभिव्यंजना है। तो कहानी की परिभाषा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे तो आगे चर्चा होगी। कल जब मिलेंगे हम तो कहानी कला के तत्वों को जानेंगे। कहानी कला के तत्व अर्थात समझ रहे हैं, कहानी के कला के तत्व अर्थात क्या क्या गुण हो कि हम इसे मान लें कि ये कहानी है, क्योंकि लिखी गई तो सारी रचनाएं हैं। तो जिस रचना में कुछ विशेष गुण होते हैं ना, जैसे मनुष्य तो सभी हैं लेकिन उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिसे देखकर हम स्त्री और पुरुष बताते हैं। तो उसी तरह से कहानी है कि नाटक है, कैसे पहचानेंगे, उसकी चर्चा कल होगी।